ये हम देखते हैं जीव विज्ञान के एनसीईआरटी क्लास 11 के 13 चैप्टर है। चैप्टर के नाम है पादप वृद्धि एवं परिवर्धन। इसके क्वेश्चन देखें तो वृद्धि, विभेदन, परिवर्धन, निर्विभेदन, पुनर्विभेदन, सीमित वृद्धि, मेरिस्टेम तथा वृद्धि दर की परिभाषा दें। दूसरा प्रश्न है कि पुष्पी पौधे के जीवन में किसी एक प्रचालक से वृद्धि को वर्णित किया जा सकता है और क्यों। और उसके बाद तीसरा प्रश्न है कि संक्षिप्त वर्णन करें अंकगणित वृद्धि की, ज्यामितीय वृद्धि की, सिग्माइड वृद्धि वक्र की और संपूर्ण एवं सापेक्ष वृद्धि दर की। चौथा प्रश्न है कि प्राकृतिक पादप वृद्धि नियामकों के 5 मुख्य समूहों के बारे में लिखें और इनके आविष्कार कारिक प्रभाव तथा कृषि या बागवानी में इनका प्रयोग के बारे में लिखें। पांचवा प्रश्न है कि एब्सिसिक एसिड को तनाव हार्मोन कहते हैं, क्यों। छठवां प्रश्न है कि उच्च पादपों में वृद्धि एवं विभेदन खुला होगा, टिप्पणी करें। सातवां है कि अगर आपको ऐसा करने को कहा तो एक पादप वृद्धि नियामक का नाम दें। किसी टहनी में जड़ पैदा करने हेतु, फल को जल्दी पकाने हेतु, पत्तियों की जड़ अवस्था को रुकने हेतु और कक्ष कलिकाओं में वृद्धि करने हेतु और एक रोजेट पौधे में बोल्ट हेतु, उसके बाद पत्तियों में रंध्र को तुरंत बंद करने हेतु। आठवां प्रश्न है कि क्या हो सकता है अगर GA3 को धान के न्यूनविध पर दिया जाए और विभाजित कोशिका विभेद करना बंद कर दे, एक शरा फल कच्चे फलों के साथ मिला दिया जाए, अगर आप संवर्धन माध्यम से साइटोकिनेट्स डालना भूल जाए तो क्या होगा, इसके बारे में देखें। उसके बाद टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक का नाम है पादप वृद्धि एवं परिवर्धन। इसमें हम पढ़ेंगे वृद्धि के बारे में, विभेदन, निर्विभेदन तथा पुनर्विभेदन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद परिवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पादप वृद्धि नियामक के बारे में पढ़ेंगे। आपने पहले ही चैप्टर 5 के अंतर्गत फूल वाले पौधे के संगठन के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। क्या आप कभी सोचे हैं कि मूल, तना, पत्तियां, फूल तथा बीज जैसी संरचनाएं कहाँ और कैसे पैदा होती है, और वह भी एक क्रमबद्ध तरीके से। अब आप बीज पौधे यानी नव अंकुरित पौधे, पादप यानी छोटा पौधा तथा परिपक्व पौधे जैसे शब्दों से परिचित हो गए हैं। आपने यह भी देखा है कि सभी पेड़ समय के अंतराल में ऊंचाई एवं गोलाई यानी चौड़ाई में लगातार वृद्धि करते हैं। हालांकि उसी वृक्ष की पत्तियां, फूल एवं फल आदि न केवल एक सीमित लंबाई चौड़ाई के होते हैं, बल्कि समय अनुकूल वृक्ष के निकलने एवं गिरते हैं। यही प्रक्रिया लगातार दोहराई जाती है। एक पौधे में फूल आने की प्रक्रिया कायिक वृद्धि के बाद क्यों होती है, और सभी पौधे के अंग विभिन्न तरह के ऊतकों से बने होते हैं। क्या एक कोशिका या ऊतक या अंग की संरचना और उसके द्वारा संपन्न जाने वाली क्रियाकलाप के बीच कोई अंतर्संबंध है। पौधे की सभी कोशिकाएं युग्मक की संतति या वंशज होती है। तब सवाल यह उठता है कि क्यों और कैसे उनमें भिन्न भिन्न संरचनाएं एवं क्रियात्मक विशेषताएं हैं। परिवर्धन 2 प्रक्रियाओं का योग है, वृद्धि एवं विभेदन। शुरुआत में यह जानना अनिवार्य है कि एक परिपक्व वृक्ष का परिवर्धन एक युग्मक यानी एक निषेचित अंडा से शुरू होकर एक सुनिश्चित एवं उच्च नियमित वंशानुक्रम की घटना है, और इस प्रक्रिया के दौरान एक जटिल शरीर संरचना का गठन होता है जो जड़ों, पत्तियों, शाखाओं, फूल, फलों एवं बीजों की उत्पत्ति करता है और अंततः वे मर जाते हैं। चित्र 30.1 में दिया गया है। पौधे की वृद्धि के प्रक्रम का प्रथम चरण बीज का अंकुरण है। जब पर्यावरण में वृद्धि के लिए अनुकूल परिस्थितियां होती है तो बीज अंकुरित हो जाते हैं। इस प्रकार की अनुकूलन परिस्थितियों के अभाव में बीज अंकुरित नहीं होता तथा निलंबित वृद्धि अथवा अप्रसुप्त काल में चला जाता है। जब अंकुरित परिस्थितियां वापस आती है तब बीजों में उपापचय क्रियाएं पुनर्वेशित हो जाती है तथा वृद्धि होने लगती है। इस अध्याय में आप कुछ उन कारकों के बारे में पढ़ोगे जो कि इस परिवर्धन प्रक्रिया को संचालित एवं नियंत्रित करते हैं। ये कारक एक पौधे के लिए आंतरिक एवं बाह्य हो सकते हैं। वृद्धि के बारे में देखें। एक जीवित वस्तु के लिए वृद्धि को सर्वाधिक आधारभूत एवं सुस्पष्ट विशेषता के रूप में जाना जाता है। वृद्धि क्या है? वृद्धि को एक अवयव या अंग या उसके किसी भाग या यहाँ तक कि एक कोशिका के आधार में अनिवर्त यानी अनपटल अस्थायी बढ़त के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सामान्यतः वृद्धि उपापचयी प्रक्रिया यानी अपचय और उपपचय दोनों से जुड़ा होता है जो ऊर्जा के व्यय पर आधारित है। इसलिए एक पत्ती का विस्तार वृद्धि है। आप एक लकड़ी के टुकड़े को पानी में डालने से हुए फैलाव या विस्तार का वर्णन कैसे करेंगे। उसके बाद देखें पादप वृद्धि प्रायः अपरिमित है।
तो पादप वृद्धि अनूठे ढंग से होती है क्योंकि पौधे जीवन भर असीमित वृद्धि की क्षमता को अर्जित किए होते हैं। इस क्षमता के कारण उनके शरीर में कुछ खास जगहों पर विभजोत्तक ऊतकों की उपस्थिति है। ऐसे विभजोत्तकों की कोशिका में विभाजन एवं श्वसनता यानी निरंतरता की क्षमता होती है। हालांकि यह पादप जल्द ही विभाजन की क्षमता खो देते हैं और ऐसी कोशिका जो विभाजन की क्षमता खो देती है वे पादप शरीर की रचना करती है। और इस प्रकार की वृद्धि जहाँ पर विभजोत्तक की क्रियात्मक से पौधे के शरीर में सदैव नई कोशिकाओं को जोड़ा जाता है उसे वृद्धि का खुला स्वरूप कहा जाता है। क्या होगा जब विभजोत्तक का विभाजन बंद हो जाए और क्या कभी ऐसा होता है? हमने पिछली कक्षाओं में मूल शिखाग्र विभियोजक तथा प्ररोह शिखाग्र विभियोजक के स्तर पर विभियोजक के बारे में पढ़ा और ये पौधे की प्राथमिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं और मुख्यतया पौधे के अक्ष के समानांतर दीर्घकरण के भागीदारी होते हैं। द्विबीजपति तथा नग्न बीज पौधे में पार्श्व विभियोजक संवहनी कैम्बियम तथा कर्क कैम्बियम जीव में बाद में प्रकट होते हैं और ये विभियोजक उन अंगों की चौड़ाई को बढ़ाते हैं जहाँ ये क्रियाशील होते हैं और इसे द्वितीयक वृद्धि के नाम से जाना जाता है। चित्र इसको 35.2 में दिया गया है। ये है उसका वृद्धि माप योग देखें। कोशिकीय स्तर पर वृद्धि मुख्यतः जीव द्रव्य मात्रा में वृद्धि का परिणाम है। चूँकि जीव द्रव्य की वृद्धि को सीधे मापना कठिन है अतः कुछ दूसरी मात्राओं का मापा जाता है जो कम या ज़्यादा इसी का अनुपात में आता है। इसलिए वृद्धि को विभिन्न मापदंडों द्वारा मापा जाता है। कुछ के मापदंड ये है ताजी भार वृद्धि, शुष्क भार, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन तथा कोशिकाओं की संख्या आदि। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि एक मक्के की मूल शिखाग्र विभजोत्तक में प्रति घंटे 17,500 या अधिक नई कोशिकाएं पैदा हो सकती है, जबकि एक तरबूज में कोशिकाओं के आकार में वृद्धि 3,50,000 गुना तक हो सकती है। और पहले वाले उदाहरण में वृद्धि की कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि के रूप व्यक्त किया गया है, जबकि बाद वाले में वृद्धि को कोशिका के आकार में बढ़ोतरी के रूप में किया गया है। एक पराग नलिका की वृद्धि लंबाई में बढ़त का एक अच्छा मापदंड है, जबकि पृष्ठाधार पत्ती की वृद्धि को उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़त के रूप में मापा जा सकता है। वृद्धि के चरण देखें तो वृद्धि की अवधि को मुख्यतः 3 चरणों में बांटा गया है: विभजोत्तकीय, दीर्घीकरण एवं परिपक्वता। आओ अब हम मूलाग्र को देखें और समझें। विभजोत्तकीय चरण में कोशिकाएं मूल शिखाग्र तथा प्ररोह शिखाग्र दोनों में लगातार विभाजित होती है और इन क्षेत्रों की कोशिकाएं जीव द्रव्य से भरपूर होती है और व्यापक संलक्ष्य केंद्रक को अधिकृत किए होते हैं और उनकी कोशिका भीति प्राथमिक पतली तथा प्रचुर जीव द्रव्य तंतु संयोजक के साथ सेलुलाजिक होती है। विभजोत्तक क्षेत्र के समीपस्थ यानी ठीक अगला नोक से दूर कोशिका दीर्घीकरण के चरण का प्रतिनिधित्व करता है। इस चरण में कोशिकाओं का बड़ा हुआ रसधानी भवन, कोशिका विशालीकरण तथा नव कोशिका भीति निक्षेपण आदि विशिष्टताएं हैं। पुनः शिखाग्र से आगे अर्थात दीर्घीकरण के अधिक समीपस्थ अक्ष का वह भाग स्थित होता है जो परिपक्वता के चरण में आ रहा होता है और इस परिक्षेत्र में स्थित होने वाली कोशिकाएं अपने अंतिम आकार को प्राप्त किए होती हैं तथा उनकी भीति की मोटाई एवं रसधानी चरम पर होता है। और पिछली कक्षाओं में आपने अधिकतर जीन ऊतकों या कोशिकाओं के प्रकार का अध्ययन किया, वे इसी चरण का प्रतिनिधित्व करती है। वृद्धि दर देखें। मापन की प्रति इकाई के दौरान बढ़ी हुई वृद्धि को वृद्धि दर कहा जाता है। अतः वृद्धि की दर को गणितीय ढंग से व्यक्त किया गया है चित्र 13.4 में। और एक जीव या उसके अंग कई तरीके के अधिक कोशिकाएं पैदा कर सकते हैं। वृद्धि दर अंकगणितीय या ज्यामितीय यानी रेखा गणितीय संवर्धन हो सकती है। अंकगणितीय वृद्धि में समसूत्री विभाजन के बाद केवल एक पुत्री कोशिका लगातार विभाजित होती रहती है, तो जबकि दूसरी विभेदित एवं परिपक्व होती रहती है। अंकगणितीय वृद्धि एक सरलतम अभिव्यक्ति है जिससे हम निश्चित दर पर दीर्घीकृत होते मूल्य में देख सकते हैं। चित्र 30.5 में को देखें जिसमें अंग की लंबाई समय के विरुद्ध अलिखित की गई है।
जिसके फलस्वरूप रेखीय वक्र पाया गया है, जिसमें हम गणितीय रूप में इसका इस प्रकार चक्र कर सकते हैं। एल टी बराबर एल ओ टी आर टी, एल टी बराबर एल ओ प्लस आर टी, एल टी बराबर टाइम टी के समय लंबाई और एल ओ बराबर टाइम शून्य के समय लंबाई और आर बराबर वृद्धि के दीर्घीकरण प्रति इकाई समय। आइए अब देखें ज्यामितीय वृद्धि में क्या होती है। हालांकि अधिकतर प्रणालियों में प्रारंभिक वृद्धि यानी लैग फेज धीमी होती है और यह इसके बाद तीव्र गति से एक चरघातांकिक दर यानी लॉन्ग या चरघातांकीय चरण में बदलती है और बढ़ती है। और यहाँ पर दोनों संतति कोशिका एक समसूत्री कोशिका के विभाजन का अनुकरण करती है तथा विभाजित होने पर लगातार ऐसा करते रहने के काबिलियत बनाए रखती है। हालांकि सीमित पोषण आपूर्ति के साथ वृद्धि धीमी पड़ती हुई स्थिर चरण की ओर बढ़ जाती है। यदि हम समय के प्रति वृद्धि के मापदंड को नियोजित करते हैं तो हम एक विशिष्ट सिग्मोइड या एक एश वक्र पाते हैं और एश वक्र चित्र इसको 13.6 में यहाँ दिया गया है। और एश वक्र सभी जीवित प्राणियों की विशिष्टताएं हैं जो स्वाभाविक पर्यावरण में बढ़ रहे हैं और यह सभी कोशिकाएं उत्तकों एवं एक पौधे के विशेष अंगों के लिए आदर्श है। क्या आप अन्य ऐसे ही अधिक उदाहरण के बारे में सोच सकते हैं? मौसमी क्रियाकलाप प्रकट करने के वाले एक वृक्ष से आप किस प्रकार के वक्र की अपेक्षा कर सकते हैं? चरघातांकीय वृद्धि को इस प्रकार प्रकट किया जा सकता है। W1 बराबर W0, W1 बराबर अंतिम आकार यानी भार, ऊंचाई, संख्या आदि। W0 बराबर प्रथम आकार प्रारंभिक समय में, R बराबर वृद्धि दर, T बराबर समय में वृद्धि, E बराबर स्वाभाविक लघुगणितीय का आधार। यहाँ R बराबर एक सापेक्ष वृद्धि दर है तथा साथ ही पौधे द्वारा नई पादप सामग्री को पैदा करने की क्षमता को मापने के लिए है, जिसे एक दक्षता सूचकांक के रूप में संदर्भित किया जाता है। अतः W1 का अंतिम आकार W0 के प्रारंभिक आकार पर निर्भर करता है। जीवित प्रणाली की वृद्धि के बीच मात्रात्मक तुलना भी दो तरीकों से किया जा सकती है। पहला है मापन और प्रति यूनिट टाइम की कुल वृद्धि की तुलना, जिससे परम वृद्धि दर कहते हैं। दूसरा है दी गई प्रणाली की प्रति यूनिट समय पर वृद्धि को सामान्य आधार पर प्रकट करना। उदाहरणार्थ प्रति यूनिट प्रारंभिक मापदंड या पैमाइश को सापेक्षित वृद्धि दर कहते हैं। और देखें चित्र 30.7 जहाँ दो पत्तियां और ब विभिन्न आकारों की दिखाई गई है, लेकिन एक दिए गए समय के उनके संपूर्ण क्षेत्रफल में वृद्धि समान है, फिर भी उनमें से एक की सापेक्षित वृद्धि दर ज़्यादा है। यह कौन सी और क्यों है? वृद्धि के लिए दशाएं देखें। यहाँ यह लिखने की कोशिश क्यों नहीं करते कि पौधे की वृद्धि के लिए जरूरी चीज़ें क्या हैं। इस सूची में जल, ऑक्सीजन तथा पोषण तत्व अवश्य होनी चाहिए जो वृद्धि के लिए अनिवार्य है। पौधे की कोशिकाएं अपने आकार में बड़ी होकर वृद्धि करती है, जिसके लिए जल की आवश्यकता होती है। इसलिए एक पादप की वृद्धि और उसका परिवर्धन उसमें पानी की स्थिति या उपलब्धता से जुड़ी होती है और वृद्धि के लिए आवश्यक एंजाइम की क्रियाशीलता के लिए जल एक माध्यम उपलब्ध करता है तथा ऑक्सीजन उपापचयी ऊर्जा को मुक्त करने में मदद करती है। पौधे द्वारा पोषक अन्य स्थूल और सूक्ष्म आवश्यक तत्व की आवश्यकता जीव द्रव्य के संश्लेषण तथा ऊर्जा के स्रोत के रूप में काम करने के लिए होती है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक पादप जीव के लिए इष्टतम ताप परिसर होता है जो उसकी वृद्धि के लिए अत्यंत ही अनुकूल होता है। इस ताप के दायरे से किसी प्रकार का बिलगाव उसकी उत्तरजीविता के लिए हानिकारक हो सकती है। इसके साथ ही पर्यावरणीय संकेत जैसे कि प्रकाश एवं गुरुत्वाकर्षण भी वृद्धि की कुछ अवस्थाओं या चरणों को प्रभावित करता है। विभेदन, निर्विभेदन तथा पुनर्विभेदन के बारे में देखें। मूल शिखाग्र विभेजोत्तक तथा प्ररोशिखाग्र विभेजोत्तक से आने वाली कोशिकाएं और कैम्बियम विभेदित होती है और तथा विशिष्ट क्रियाकलाप को संपन्न करने के लिए परिपक्व होती है। यह परिपक्वता की ओर अग्रसर होने वाली कार्यवाही विभेदक कहलाती है। वे अपनी कोशिका भीति एवं जीव द्रव्य दोनों में ही या कुछ व्यापक संरचनात्मक बदलाव से गुजरती है। उदाहरण स्वरूप एक विहिकीय तत्व के बनने में कोशिका अपने जीव द्रव्य खो देती है और बाद में एक बहुत सुदृढ़ तन्यतापूर्ण लिग्नोसेल्यूलोसिस यानी काष्ठ कोशिका साधानी द्वितीय कोशिका भीति
विकसित होती है, जो लंबी दूरी तक सर्वोच्च तनाव में भी जल को वहन करने के लिए उपयुक्त होती है। आप पौधे के शरीर की विभिन्न रचनात्मक विशेषताओं एवं उसके संबंधित क्रियाशीलता से संबंध स्थापित करने की कोशिश करें। पौधे अन्य रोचक तथ्य दिखाते हैं। जीवित विभेदक कोशिकाएं कुछ खास परिस्थितियों में विभाजन की क्षमता पुनः प्राप्त कर सकती है। इस क्षमता को निर्विभेदन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अंतरापुलय विहेकीय कैम्बियम एवं कार्क कैम्बियम और निर्विभेदित कोशिका या ऊतकों के द्वारा उत्पादित कोशिका बाद में फिर से विभाजन की क्षमता खो देती है ताकि विशिष्ट कार्यों को संपादित किया जा सके, अर्थात पुनर्विभेदन हो जाती है। और एक काष्ठीय द्विबीजपत्री पादप के कुछ ऊतकों की सूची बनाए जो पुनर्विभेदन के उत्पाद हो, और उसके बाद आप अर्बुद का कैसा वर्णन करेंगे। और आप उस मृदुतक कोशिका को जिसे प्रयोगशाला के नियंत्रित क्षेत्र में पादप ऊतक संवर्धन के दौरान विभाजित कराया जा रहा हो, उसे क्या कहेंगे। अनुभाग 13.1.1 को याद कीजिए। हमने बताया था कि पौधे में वृद्धि उन्मुक्त होती है, अर्थात यह परिमित या अपरिमित हो सकती है। अब हम कह सकते हैं कि पादपों में विभेदन भी उन्मुक्त होता है, क्योंकि ठीक उसी विभेदोतक से पैदा हुए ऊतक या कोशिका परिपक्व होने पर भिन्न संरचनाएं तैयार करती है। कोशिका या ऊतक की परिपक्वता से समय अंतिम संरचना कोशिका के अंतिम स्थान पर भी निर्भर करता है। उदाहरण के लिए शिखाग्र विभेदोतक से दूरस्थ कोशिका मूल गोप कोशिका के रूप में विभेदित होती है, जबकि जिन्हें बाहरी वलय की ओर ढकेल दिया जाता है बाह्य त्वचा के रूप में परिपक्व होती है। क्या आप उन्मुक्त विभेदन का कुछ और उदाहरण जोड़ना चाहेंगे जो कोशिकीय स्थिति या पादप अंगों में अन्य के स्थानों के संबंध को दर्शाती है। परिवर्धन देखिए, परिवर्धन वह शब्द है जिसका अंतर्गत एक जीव के जीवन चक्र में आने वाले सारे बदलाव शामिल है जो बीजांकुरण एवं जरावस्था के बीच आते हैं। चित्र 30.8 में उच्च पादप की कोशिकाओं में होने वाली परिवर्धन की क्रमिक प्रक्रियाओं को रेखा चित्र के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यह ऊतकों या अवयवों या अंगों पर भी लागू होती है। पौधे पर्यावरण के प्रभाव के कारण या जीवन के विभिन्न चरणों में भिन्न पथों का अनुसरण करते हैं ताकि विभिन्न तरह की संरचनाओं का गठन कर सके। इस क्षमता को प्लास्टिसिटी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर कपास, धनिया एवं लार्कस्पर्स में विभिन्न आकार की पत्तियां। इन पौधे में पत्तियों का आकार किशोरावस्था एवं परिपक्व अवस्था में भिन्न होती है। दूसरी तरफ बटरकप में पत्तियों का आकार वायवीय भागों में अलग होता है और इसको चित्र 13.9 में यहाँ दर्शाया गया है। विषमपणता का यह दृश्य प्लास्टिकता या सुघयता का एक उदाहरण है। अतः एक पौधे के जीवन में वृद्धि, विभेदन और परिवर्धन बहुत ही निकट संबंध रखने वाली घटना है। व्यापक तौर पर परिवर्धन को वृद्धि एवं विभेदन के युग के रूप में माना जाता है। पौधे में परिवर्धन अर्थात वृद्धि एवं विभेदन दोनों आंतरिक एवं बाह्य कारकों से नियंत्रित होते हैं। आंतरिक कारकों में अंतरकोशिकीय आनुवंशिक तथा अंतरकोशिकीय कारक जैसे कि पादप वृद्धि नियामक रसायन शामिल होते हैं, जबकि बाह्य कारकों के अंतर्गत प्रकाश, ताप, क्रम, जल, ऑक्सीजन तथा पोषक आदि शामिल होते हैं। पादप वृद्धि नियामक में इसकी विशेषताएं देखें। पादप वृद्धि नियामक विविध रासायनिक संगठनों वाले साधारण तथा लघु अणु होते हैं। ये इंडोल सम्मिश्रण यानी इंडोल 3 एसिटिक अम्ल, IAA, एडेनिल व्युत्पन्न, फॉस्फोराइल अमीनो, प्यूरिन, काइनेटिक और केराटिनाइड तथा वसा अम्लों के व्युत्पन्न यानी एसिटिक एसिड ABA, और टर्पिंग यानी जिबेरेलिक एसिड GA, और या गैस से इसमें एथिलीन C2H4 आदि हो सकते हैं। पादप वृद्धि नियामक को पाठ्य सामग्री में पादप वृद्धि तत्व, पादप हार्मोन तथा फाइटो हार्मोन के नाम से वर्णित किया गया है। पादप वृद्धि नियामक यानी PGR को व्यापक रूप में एक जीवित पौधे में उनकी कार्यशीलता के आधार पर 2 समूहों में बांटा जा सकता है। PGR का एक समूह वृद्धि उन्नयन क्रियाकलापों में लगा होता है, जैसे कि कोशिका विभाजन, कोशिका प्रसार, प्रतिमान संरचना, ट्राफिक यानी अनुवर्तनीय वृद्धि, पुष्पन, फलीकरण तथा बीज संरचना आदि। उन्हें पादप वृद्धि नियामक भी कहा जाता है, जैसे कि ऑक्सिन्स,
जिबेरेलिन्स तथा साइटोकिनिन्स उनके समूह के दूसरे पीजीआर तथा दबाव के प्रतिपादकों अनुक्रिया समूह के दूसरे पीजीआर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही वे विभिन्न वृद्धि बाधक क्रियाकलापों जैसे प्रसूति एवं विलगन में भी शामिल होते हैं। एबिसिसिक एसिड पीजीआर सी समूह का सदस्य है। गैसीय पीजीआर एथिलीन किसी भी समूह के साथ बैठ जाता है, लेकिन व्यापक तौर पर यह एक वृद्धि बाधक क्रिया कलापों में आता है। पादप वृद्धि नियामकों की खोज देखें। रोचक बात यह है कि पीजीआर के 5 प्रमुख समूहों में प्रत्येक की खोज मात्र एक संयोग है और इसकी शुरुआत चार्ल्स डार्विन और उसके पुत्र फ्रांसिस डार्विन के अवलोकन से हुई, जब उन्होंने देखा कि करनारी घास का प्रकुल चोल इस पारवी प्रदीपन के प्रति अनुक्रिया करता है और प्रकाश उद्गम की तरफ वृद्धि करता है। इन प्रयोगों की एक लंबी श्रृंखला के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला गया कि प्राकुर्ण चोल की नोक संचारणीय प्रवाह की जगह है और जो संपूर्ण प्राकुर्ण चोल के मुड़ने का कारण है। और उसके बाद ऑक्सीन की खोज FW वेंट के द्वारा जई के अंकुरन के प्राकुरण चोल के शिखर से की गई। वैकेहन धान के पौधे की बीमारी है जो रोगजनक कवक जिबेरेलिया फुजिकोआई के द्वारा होता है। और उसके बाद कुरोशुआ जापानी वैज्ञानिक ने रोग रहित धान के पौधे में रोग लक्षण को बताया जब उन्हें कवक के बीजाणुहीन निस्यंदन यानी फिल्ट्रेट के साथ उपाचारित किया। आवश्यक तत्व की पहचान में जिबेरेलिक अम्ल के रूप में हुई और उसके बाद एफ स्कूल तथा उनके सहकर्मियों ने देखा कि तंबाकू के तने की अंतरपर्व यानी इंट्रानोडल खंड में तभी प्रचुर हुआ जब ऑक्सीन्स के अलावा मीडियम में वाहिका ऊतकों के सत्व या इष्ट सत्व या नारियल दूध या DNA पूरक रूप में देखा गया। और मिलर एट ऑल ने साइटोकाइनेसिका को बढ़ावा देने वाले इस तत्व को पहचाना और इसका क्रिस्टलीकरण किया तथा काइनेटिन नाम दिया। 1960 के मध्य में 3 अलग अलग वैज्ञानिकों ने स्वतंत्र रूप से 3 तरह के निरोधक का शुद्धिकरण एवं उसका रासायनिक स्वरूप प्रस्तुत किया। वे निरोधक विलगन, द्वितीय एवं डोरमीन है और बाद में ये तीनों रासायनिक रूप में सामान्य पाए गए और इसका नामकरण एबिसिसिक अम्ल के रूप में किया गया। H. कंजेंस ने यह सुनिश्चित किया कि पके हुए संतरों से निकला हुआ एक वाष्पशील तत्व पास में रखे बिना पके हुए केलों को शीघ्रता से पकाया है और जब बाद में यह वाष्पशील तत्व एथिलीन के नाम से जाना गया जो एक गैसीय पीजीआर है। और आइए अब हम इन 5 तरह के पीजीआर के कायिकीय प्रभाव का अगले भाग में अध्ययन करेंगे। उसके बाद पादप वृद्धि नियामकों का कायिकीय शारीरिक क्रियात्मक प्रभाव देखें। इसमें हम ऑक्सीसिन्स के बारे में देखें। ग्रीक शब्द ऑक्सेन यानी बढ़ाना है, सर्वप्रथम मनुष्य के मूत्र से निकाला गया। शब्द ऑक्सेंस इंडोल 3 एसिटिक अम्ल यानी IAA तथा अन्य प्राकृतिक एवं कृत्रिम यौगिक जिसमें वृद्धि करने की क्षमता हो उसके लिए प्रयोग किया जाता है। ये प्रायः तने एवं मूल्य के बढ़े हुए शिखर पर बनते हैं तथा वहाँ से क्रियाशीलता वाले भाग में जाता है। और ऑक्सेंस जैसे IAA एवं इंडोल ब्यूटेरिक अम्ल पौधे से निकलता है। और उसके बाद NAA तथा 2,4-D कृत्रिम आंशिक है और उसके बाद ऑक्सेंस के उपयोग का एक विस्तृत दायरा है और ये बागवानी एवं खेती के प्रयोग में किए गए हैं। ये तनों की कटिंग यानी कमलों से जड़ फूटने में सहायता करती है जो पादप प्रवर्धन में व्यापकता में इस्तेमाल होती है। और उसके बाद ऑक्सेंस पुष्पन को बढ़ा देती है जैसे अनानास में ये पौधे के पत्तों एवं फलों को शुरुआती अवस्था में गिरने से बचाती है
तथा पुरानी एवं परिपक्व पौधों, पत्तियों एवं फलों के विलयन को बढ़ाता है। उच्च पादपों में वृद्धि करती अग्रस्त कलिका पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि की अवरोधित करती है, जिसे शिखाग्र प्रधान्यता कहते हैं। और प्रहरों शिखरों को हटाने से प्राय पार्श्व कलिका की वृद्धि होती है। और यह बात व्यापक रूप में चाय रोपण एवं बार बनाने में लागू होती है। और क्या आप बता सकते हैं क्यों? इसके साथ ही ऑक्सेंस अनिषेक फलन को प्रेरित करता है, जैसे कि टमाटर में। इन्हें व्यापक रूप में नुशाकनाशी के रूप में उपयोग किया जाता है। 2/4D व्यापक रूप में द्विबीजपत्री खरपतवारों का नाश करता है, लेकिन एक बीजपत्री परिपक्व पौधे को प्रभावित नहीं करता। इसका उपयोग मालियों के द्वारा लॉन को तैयार करने में किया जाता है। इसके साथ ही ऑक्सेंस जाइलम विभेद को नियंत्रित करने तथा कोशिका के विभाजन में मदद करता है। उसके बाद देखें जिबरेलिंस के बारे में देखते हैं। जिबरेलिंस एक अन्य प्रकार के प्रोत्साहक PGR है जो 100 से अधिक PGR की सूचना विभिन्न जीवों में आ चुकी है, जैसे कि कौकू और उच्च पादपों से। इन्हें GA1, GA2 और GA3 और इसी तरह से नामित किया गया है। हालांकि GA3 वह जिबरेलिंस है जिसका सबसे पहले खोज की गई और अभी भी सभी से अधिक सघनता से अध्ययन किया जाने वाला स्वरूप है। सभी GAS अम्लीय होती है और ये पौधे में एक व्यापक दायरे की इकाई की अनुक्रिया देते हैं। ये अक्ष की लंबाई बढ़ाने की क्षमता रखते हैं, अतः अंगूर के डंठल की लंबाई बढ़ाने में प्रयोग किए जाते हैं। जिबरेलिंस सेब जैसे फलों को लंबा बनाते हैं ताकि वे उचित रूप ले सके, और ये जरावस्था को भी रोकते हैं ताकि फल पेड़ पर अधिक समय तक लगे रह सके और बाजार में मिल सके। GA3 को आशव यानी शराब उद्योग में मल्टिंग की गति बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। गन्ने के तने में कार्बोहाइड्रेट, चीनी या शर्करा के रूप में एकत्र रहता है। गन्ने की खेती में जिबरेलिंस छिड़कने पर तनों की लंबाई बढ़ती है। इससे 20 टन प्रति एकड़ ज़्यादा उपज बढ़ जाती है। और GA छिड़कने पर किशोर शंकु वृक्षों में परिपक्वता तीव्र गति से होती है, अतः बीज जल्दी ही तैयार हो जाती है। जिबरेलिंस चुकंदर, पत्ता गोभी एवं अन्य रोजेटी स्वभाव वाले पादपों में बोल्टिंग यानी पुष्पन से पहले अंतर्पर्व के दीर्घकरण को बढ़ाता है। उसके बाद देखें साइटोकिनिन्स के बारे में देखें। साइटोकिनिन्स अपना विशेष प्रभाव साइटोकिनेसिस में डालता है और इसे काइनेटिंग के रूप में ऑटोक्लेव बर्ड हैनिंग के शुक्राणु में खोजा गया था। और उसके बाद काइनेटिंग पौधे में प्राकृतिक रूप में नहीं पाया जाता। साइटोकिनिन जैसे पदार्थ की खोज क्रम में मक्का की अष्टी तथा नारियल दूध से जियाटिन अलग किया जा सकता है। जियाटिन की खोज के बाद अनेकों प्राकृतिक रूप में प्राप्त साइटोकिनिन तथा कोशिका विभाजन प्रोत्साहन पहचाने गए हैं। और प्राकृतिक साइटोकिनिन्स उन क्षेत्रों में संश्लेषित होते हैं जहां तीव्र कोशिका विभाजन संपन्न होती है। उदाहरण के लिए मूल शिखाग्र, विकासशील प्ररोह कलिकाएं तथा तरुण फल आदि हैं। और यह नई पत्तियों में हरित पलक, पार्श्व प्ररोह वृद्धि तथा अपस्थानिक प्ररोह संरचना में मदद करता है। साइटोकिनिन्स शिखाग्र प्रधान्यता से छुटकारा दिलाता है। वह पोषकों की संरचना को बढ़ावा देता है जिससे पत्तियों की जरावस्था को देरी करने में मदद मिले। उसके बाद एथिलीन के देखें। एथिलीन एक साधारण गैसीय PGR है और यह जरावस्था को प्राप्त होते उत्तकों तथा पकते हुए फलों के द्वारा भारी मात्रा में संश्लेषित की जाती है। एथिलीन पौधे के अनुप्रस्थ यानी क्षैतिज वृद्धि अक्षों में फुलावन एवं द्विबीज निषेध भेद के अंकुरण संरचना को प्रभावित करती है। एथिलीन जरावस्था एवं
विलंगन को मुख्यतः पत्तियों एवं फूलों में बढ़ाती है। यह फलों को पकाने में बहुत प्रभावी है। फलों को पकने के दौरान यह श्वसन की गति की वृद्धि करती है। श्वसन वृद्धि में गति की इस बढ़त को क्लाइमेट्रिक श्वसन कहते हैं। एथिलीन बीज तथा कलिका प्रसुप्ति को तोड़ती है। मूंगफली के बीज में अंकुरन को शुरू करती है तथा आलू के कंदों को अंकुरित करती है। एथिलीन गहरे पानी के धान के पौधे में पर्णवृत्त को तीव्र दीर्घीकरण के लिए प्रोत्साहित करता है। यह पत्तियों तथा प्ररूह के ऊपर भाग को पानी इससे ऊपर रखने में मदद करता है। इसके साथ ही एथिलीन मूल वृद्धि तथा मूल रोमों को प्रोत्साहित करती है अतः पौधे को अधिक अवशोषण क्षेत्र प्रदान करने में मदद करती है। एथिलीन अनानास को फूलने तथा फल समकालिकता में सहायता करती है। इसके साथ ही आम को पुष्पित होने में प्रेरित करती है। एथिलीन अनेकानेक कार्यकई प्रक्रियाओं को निमित्त करती है अतः यह कृषि में सर्वाधिक इस्तेमाल होने वाली पीजीआर है और सर्वाधिक व्यापक तौर पर इस्तेमाल होने वाला यौगिक एथिफॉन है। और एथिफॉन जलीय घोल में आसानी से अवशोषित तथा पौधे के अंतर्गत संचारित होता है और तथा धीरे धीरे एथिलीन मुक्त करता है। एथिफॉन टमाटर एवं सेब के फलों के पकने की गति को बढ़ाता है तथा फूलों एवं फलों में विलगन की तीव्रता प्रदान करता है। यानी कपास, चेरी तथा अखरोट के विलयन में यह खीरों में मादा पुष्पों का यानी खीरा में मादा पुष्पों का बढ़ता है मादा पुष्पों को बढ़ाता है जिससे फलन की पैदावार में वृद्धि होती है। उसके बाद देखें एब्सिसिक एसिड के बारे में देखें। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, एब्सिसिक एसिड यानी ABA की खोज विलगन एवं प्रसूति के नियमित करने में उसकी भूमिका के लिए हुई थी। लेकिन अन्य दूसरे पीजीआर की भांति यह भी पादप वृद्धि एवं परिवर्धन में व्यापक दायरे में प्रभाव डालता है। यह एक सामान्य पादप वृद्धि तथा पादप उपापचय के निरोधक का काम करता है। ABA बीज के अंकुरन का निरोधन करता है। यह बाह्य त्वचा पट्टिकाओं में रंध्र के बंद होने को प्रोत्साहित करता है तथा पौधों को विभिन्न प्रकार के तनावों को सहने हेतु क्षमता प्रदान करता है। इसी के कारण इसे तनाव हार्मोन भी कहा जाता है। ABA बीज के विकास, परिपक्वता, प्रसुप्ति आदि की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रसुप्ति को प्रेरित करने के द्वारा ABA बीज को जल शुष्कन तथा वृद्धि के लिए अन्य प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाव देता है। बहुत सारी परिस्थितियों में ABA GAS के लिए एक विरोधक की भूमिका निभाता है। हम संक्षेप में कह सकते हैं कि पादपों की वृद्धि, विभेदन तथा परिवर्धन के लिए एक या कई अन्य पीजीआर कुछ न कुछ भूमिका निभाते हैं। यह भूमिकाएं संपूरक की या फिर विरोधक की भी हो सकती है। ये भूमिकाएं निजी या युग्मवाही हो सकती है। इसी तरह पौधे के जीवन में कई घटनाएं होती है जहां एक से ज़्यादा पीजीआर मिलकर घटनाओं को प्रभावित करे। उदाहरण के तौर पर बीज या कली का प्रसुप्तीकरण, विलगन, जरावस्था, शिखर प्रभुत्व आदि है। और पीजीआर की भूमिका एक तरह से आंतरिक नियंत्रण में है। और याद करें, जीनोमिक नियंत्रण एवं बाह्य कारक के साथ ये पौधे की वृद्धि एवं परिवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बहुत सारे बाह्य कारक जैसे कि तापक्रम एवं प्रकाश पौधे की वृद्धि एवं परिवर्धन की पीजीआर के माध्यम में नियंत्रण करते हैं। ऐसी कुछ घटनाओं का उदाहरण है वसंतीकरण, पुष्पन, प्रसुप्तीकरण, बीज अंकुरन, पौधे में गति आदि। हम लोग संक्षेप में प्रकाश और ताप के पुष्प प्रारंभ करने की भूमिका को बढ़ेंगे। सारांश देखें इसके बाद में सारांश देखें, किसी भी जीवित प्राणी के लिए वृद्धि एक अत्यंत उत्कृष्ट घटना है। यह एक अनपलट बढ़त युक्त तथा मापदंड के प्रकट होने वाली जैसे कि आकार, क्षेत्रफल, लंबाई, ऊंचाई, आयतन, कोशिका और संख्या आदि है। इसमें बढ़ा हुआ जीव द्रव्य पदार्थ शामिल है। पौधे में विभयोजतक या मेरिस्टेम में वृद्धि की जगह होती है और मूल शिखाग्र विभयोजोतक तथा प्रहरों शिखाग्र विभयोजोतक के साथ साथ कई बार अंतर्वाहिका विभयोजोतक पौधे के अक्ष की दीर्घगामी वृद्धि में भागीदारी करते हैं। उच्च पौधे में वृद्धि अनियत होती है और मूल शिखाग्र एवं प्रहरों शिखाग्र में कोशिका विभाजन का अनुपालन करते हुए वृद्धि अंकगणितीय या ज्यामितीय हो सकती है। कोशिका या उत्तक या अंग जीवों में वृद्धि दर सामान्यतः पूरे जीवन काल में उच्च दर पर नहीं टिकी होती है और वृद्धि को 3 प्रमुख चरणों में लैग
लौंग तथा राज्यावस्था में बांटा गया है। जब कोशिका अपनी विभाजन क्षमता खो देती है तो यह विभेदन की ओर बढ़ जाती है और विभेदन संरचना प्रदान करता है जो उत्पाद के क्रियात्मक के साथ जुड़ी होती है और कोशिका ऊतकों तथा संबंधी अंगों के लिए विभेदन के लिए सामान्य नियम एक समान होती है। एक विभेदित कोशिका फिर विभेदित हो सकती है या फिर पुनर्विभेदित हो सकती है। पौधे में विभेदन चूंकि खुला होता है अतः परिवर्धन लचीला हो सकता है। दूसरे शब्दों में परिवर्धन वृद्धि एवं विभेदन का युग है। पादप वृद्धि एक परिवर्धन बाह्य एवं आंतरिक दोनों कारकों द्वारा नियंत्रित होते हैं। अंतरकोशिका आंतरिक कारक रासायनिक तत्व होते हैं जिन्हें पादप वृद्धि नियामक यानी पीजीआर कहा जाता है और पौधे में पीजीआर के विभिन्न समूह होते हैं जो मुख्यतः 5 समूह इसके नाम दिए गए हैं। ऑक्सीन है, जिबेरेलिन्स है, साइटोकिनिन्स है, एब्सिसिक एसिड तथा एथिलीन है। ये पीजीआर पौधे के विभिन्न हिस्सों में उत्पादित किए जाते हैं और ये विभिन्न विभेदक एवं परिवर्धन की घटनाओं को नियंत्रित करते हैं। कोई भी पीजीआर पादपों के कार्यकीय पर प्रभाव डाल सकता है। ठीक इसी प्रकार से ये प्रभाव विविध प्रकार की पीजीआर से प्रकट होती है। ये पीजीआर सहक्रियाशील योगवाही अथवा प्रतिरोधात्मक के रूप में कार्य कर सकती है। इसके साथ पादप वृद्धि एवं परिवर्धन प्रकाश तापक्रम ऑक्सीजन स्तर गुरुत्व तथा अन्य ऐसे हैं बाहरी घटकों द्वारा भी प्रभावित होती है।